दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शाहनवाज सिद्दीकी। ईश्वर अल्लाह ढेरों नाम, सबको सन्मति दे भगवान। दोस्तों आज हम बात करेंगे संविधान की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय संविधान, भारत का संविधान। संविधान में चार स्तंभ हैं, यानी लोकतंत्र के चार खंभे हैं, डेमोक्रेसी के चार पिलर हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये लोकतंत्र के चार स्तंभ हैं। और मौजूदा वक्त में क्या है, चारों स्तंभ काम कर रहे हैं ठीक से। इसकी चर्चा देश भर में बार बार हो रही है और लोग कर रहे हैं, और अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। और बात तो कभी कभी यहाँ तक ज़्यादातर चर्चा ये भी आती है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी को जीते हैं। तो इसके मतलब क्या है, आइए ज़रा हम समझ लेते हैं कि मीडिया का रोल आज इस देश में कहाँ है। जबकि मीडिया का चुनाव कोई करता नहीं है, और मीडिया अपने आप में कहाँ खड़ा है, जिसे इस देश की जनता गोदी मीडिया कहती है। अब मीडिया भी समझ गए कि लोग हमें गोदी मीडिया कहने लगे हैं, हम यानी कि दलाली कर रहे हैं, किसी की चाटुकारी कर रहे हैं। तो इस दलाली ने तो आपको गोदी मीडिया कह दिया इस मौजूदा वक्त में। और आप समझ जाइए, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे खंभे हैं। अगर आप नहीं संभलेंगे तो फिर ये देश कहाँ खड़ा होगा। और भारत यूं ही नहीं बना, और भारत का संविधान यूं ही ऐसे ही नहीं बना। बनाने वाले लोग बहुत सारे थे, और उस संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बाबा साहब अंबेडकर जिसे हम कहते भी हैं, जिनको हम बाबा साहब अंबेडकर भी कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आइए हम संविधान को ही जरा समझ लेते हैं कि संविधान है क्या चीज़। संविधान वो ग्रंथ है जो सरकार, प्रशासन और व्यवस्था की तमाम अंगों को कामकाज की शक्ति देता है और उनका दायरा भी तय करता है। यानी देश कैसे चलेगा, सरकार किस तरह से काम करेगी, व्यवस्था का हर अंग कैसे काम करेगा, ये संविधान से तय होता है। और संविधान के महत्व को समझने के लिए आप जरा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से सरकार के फैसलों को बदले या रद्द किए जाने के मामलों को याद करें। कोर्ट ऐसा इसलिए करता है क्योंकि सरकार संसद या राज्य विधानसभा का कोई भी फैसला या कानून संविधान का उल्लंघन करने वाला नहीं हो सकता। मतलब देश में जो कुछ भी होगा संविधान के मुताबिक होगा। ये है संविधान के मायने और मतलब। संविधान इस तरह से जो है देश में काम करेगा। और ये चार स्तंभ हैं। मीडिया अपनी जगह पे काम करेगी, कार्यपालिका अपनी जगह से काम करेगा, न्यायपालिका अपनी तरह से काम करेगी, विधायिका अपनी तरह से काम करेगी। अब आइए जरा हम उस बात को समझ लेते हैं। और मौजूदा वक्त में तो बार बार ये कहा जाता है कि पक्ष और विपक्ष के तरफ से कह दिया जाता है, चाहे वो लोग पक्ष के हों या विपक्ष के हों, कि इस देश में डेमोक्रेसी है। आप डरिए मत, चिंता मत करिए, चिंता की कोई बात नहीं है। इस देश में डेमोक्रेसी है, इस देश में लोकतंत्र है। आज ऐसी कौन सी आफत, मुसीबत या बात आ गई, ऐसी कौन सा वक्त आ गया जो आज आप लोग कह रहे हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी अभी भी जिंदा है। इस बात को लेकर क्यों चर्चा हो रही है, बार बार डेमोक्रेसी का जिक्र हो रहा है। और लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा हानिकारक है विपक्ष का एकजुट न होना। विपक्ष को चाहिए कि एकजुट हो। विपक्ष एकजुट रहेगा तो इस देश का लोकतंत्र मजबूत रहेगा, हर तरह से, हर मायने में, हर तरीके से मजबूत रहेगा।
और हर एक संस्था, हर एक ढांचा, जो संघीय ढांचा जो है काम करेगा। लेकिन जब विपक्ष ही गायब रहेगा, विपक्ष की बत्ती गुल रहेगी, तो मान लीजिए तय है कि इस देश के लोकतंत्र में अंधेरा छा जाएगा। न तो किसानों की बात होगी सही तरीके से, न आम जन की बात होगी, आम जनता की बात होगी कि इस देश की जनता बेरोजगारी पिछले 45 सालों के रिकॉर्ड स्तर पे चली गई है। इसको लेकर कोई चर्चा नहीं होगी, न विपक्ष कोई चर्चा करेगा। विपक्ष को चाहिए कि इसे मुद्दा बनाकर देश की संसद में सवाल करे कि बेरोजगारी पिछले 45 साल के रिकॉर्ड को क्यों तोड़ गई, बेरोजगारी क्यों बढ़ते जा रही है, लोग बेरोजगार क्यों हो रहे हैं, क्या लोगों में कुछ कमी है जो बेरोजगार हो रहे हैं, या सरकार के पॉलिसी में कोई कमी है जो इस देश के लोग बेरोजगार हो रहे हैं। बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है। महंगाई को लेकर सवाल तो करना चाहिए, लेकिन विपक्ष के चुने हुए प्रतिनिधि कहाँ हैं, किस जगह पर हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं। ज़्यादा मैं वक्त नहीं लूँगा आप लोगों का, और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि आपका वीडियो बहुत बड़ा होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरा वीडियो बहुत छोटा ही हो, ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम का हो, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो। इसको लेकर आइए ज़रा हम। और जब देश में संविधान की बात होती है तो लोगों को हमेशा क्यों महात्मा गांधी याद आते हैं, क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद आते हैं, ये दो नाम हमेशा क्यों याद आते हैं, जरा आप लोग बताइए और आप लोग गौर करिए उस बात पर। दोस्तों आइए आज हम उन दो महान व्यक्तियों के बारे में बताएं आपको। पहले महात्मा गांधी, इस देश के राष्ट्रपिता, वो महान व्यक्ति, और दूसरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया। और संविधान सिर्फ अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं बनाई, उनके साथ मिलकर पूरा एक टीम था और बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, और लगभग हर एक क्षेत्र से, हर एक जगह से लिए गए थे सभी को, हर एक रजवाड़ों से लिया गया था उस टाइम पर, और सबने मिलकर इस देश के संविधान को बनाया, पिरोया, अपने आप में एक तरीके से सभी लोगों ने मिलजुल कर इस बढ़ चढ़कर इसमें जो है हिस्सा लिया। और उस संविधान समिति के अध्यक्ष जो है बाबा साहब अम्बेडकर थे। तो आइए हम बताते हैं आपको कुछ बातें। और आज की हमारी चर्चा जो है मौजूदा वक्त से बिल्कुल जुड़ी हुई होगी, जो हिंद स्वराज की बहुत चर्चा होती है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने 1911 में जब हिंद स्वराज जब सामने आया, जो लिखा जा रहा था, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे कम लोग जानते होंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जब अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे तो वो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर लिख रहे थे। और बिल्कुल वही पीरियड है जब महात्मा गांधी हिंद स्वराज लिख रहे हैं। उस पीरियड में जब चले जाइएगा, उस पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बहुत काम किया है। बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर उस दौर में जब आप चले जाइएगा, आपको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को लेकर मौजूदा वक्त ही नहीं, बल्कि नेहरू से लेकर अभी तक जो अंतर विरोध रहे हैं, उसकी वजह को क्या वो उस वक्त समझ रहे थे? उनकी जेहन में बस एक सवाल था, हिंदुस्तान की इकोनॉमी चूँकि पराधीन है, अंग्रेज यहाँ से सारी चीज़ ले जा रहे हैं, जिस दिन हम स्वाधीन हो जाएंगे उस समय हमारे सामने कौन सा मॉडल होना चाहिए। आप कल्पना कीजिए उस दौर में वो शख्स अध्ययन कर रहा है, समझ कर रहा है कि
इस देश में आज अंग्रेजी हुकूमत है, इस देश के तमाम खनिज संसाधनों को लूट के लेके जा रही है इस देश से, और जब हम स्वाधीन हो जाएंगे तो फिर आने वाले वक्त में हमारे लिए देश का क्या मॉडल होगा। वो शख्स उस दौर में अपने आप को, जब वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, जब वो अध्ययन कर रहे हैं, और आज के मौजूदा वक्त में जो है इस देश के पॉलिटिशियन क्या अध्ययन कर रहे हैं, या इस देश का चौथा खंभा कहे जाने वाला मीडिया क्या कर रहा है, मीडिया की इस देश में क्या भूमिका है। मीडिया तमाम अपने डिबेट शो में, अपने चैनलों में, तमाम जो चैनल है ज़्यादातर अब मीडिया जो है यही कहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा चर्चाएं हिंदू मुस्लिम को लेकर होती है, इंडिया पाकिस्तान को लेकर कर दिया जाएगा, मस्जिद मंदिर को लेकर कर दिया जाएगा चर्चा डिबेट। क्या यही आप जरा सोचिए कि बाबा साहब अम्बेडकर उस दौर में क्या सोच रहे थे, और इस दौर में चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया क्या कर रहा है, मीडिया का क्या रोल मॉडल है मौजूदा वक्त में। और यही नहीं बात ख़त्म होती है। आइए हम आपको और बात बताते हैं, एक और बहुत ही ख़ास बात है ये, जो आज के मौजूदा वक्त के पॉलिटिशियन से आप कंपेयर कीजिएगा, और कंपेयर करना चाहिए आप लोगों को, कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या सोच रहे थे हिंदुस्तान के किसानों के बारे में। और वो समय है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब उस देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त के प्रधानमंत्री थे। तो नेहरू काल के समय में, यानी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय, बाबा साहब अम्बेडकर नेहरू से चाहते थे कि योजना आयोग दे दिया जाए। वो मंत्री बनना नहीं चाहते थे, वो प्लानिंग कमीशन के तहत इस देश को देखना चाहते थे, कई नज़रिए से वो देख रहे थे, समझ रहे थे। और आज मौजूदा वक्त में पॉलिटिशियन इस देश को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, या उनके सामने क्या विजन है इस देश को लेकर। सच कहिए तो मौजूदा वक्त में इस देश के पॉलिटिशियन के पास कोई विजन नहीं है इस देश को लेकर। ओनली वन, सिर्फ 5 साल के लिए उनके पास जो है एक ही विजन होता है, सिर्फ 5 साल का। हम चुनाव लड़े हैं, चुन कर आए हैं, जीत कर आए हैं, जनता ने हमें चुन कर भेजा है। 5 साल में अपनी इकोनॉमी, अपने आप को इतना तेज कर लेना, इतना बढ़ा देना है, इतना मजबूत कर देना है कि यही सब कुछ है। तो फिर आप क्यों चुनाव लड़े, क्यों आप सेवक बने, जनता के सेवक बनकर आप क्यों पहुंचते हैं, और क्यों संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान की शपथ लेकर फिर आप लोग, और इस देश में जो है कह दिया जाता है, संविधान की भी चर्चाएं जगह जगह से तमाम तरह से जो है अलग अलग करते हैं। तो हमें लगता है कि मौजूदा वक्त में देश के पॉलिटिशियन को चाहिए कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर चले, एजुकेशन को लेकर अच्छे से चले, हेल्थ को लेकर चले, और इस देश में जो सबसे बड़ा कहिए तो तबका है तो वो किसानों का है। ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश के किसानों के बारे में सोचिए, और सोचना पड़ेगा आपको। नहीं सोचेंगे तो ये ज़मीन आपसे खिसक जाएगी और आपका ज़मीन बहुत कम पड़ जाएगा। जनता जिस दिन जाग जाएगी, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि अब करें तो क्या करें, और आनन फानन में आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोग जो है कुछ करिए, क्योंकि देश है तो सब कुछ है। और देश की इकोनॉमी को आगे लेकर जाइए, और यहाँ के इकोनॉमी मॉडल को ऐसा लेकर आगे लेके जाइए कि इस देश का इकोनॉमी मॉडल पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बने कि भारत का इकोनॉमिक मॉडल जो है कैसा है, और वहाँ के पॉलिटिशियन क्या है। दुनिया को बताइए, आप दुनिया को दिखाइए कि वाकई भारत बहुत ही एक महान देश है, और भारत के लोग महान हैं। इस महानता को आप लोग दिखाइए, बताइए, समझाइए पूरी दुनिया को। बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं अपनी बातों को यहीं से विराम देता हूँ, ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।